कर्म ही पूजा है, कर्म ही इस जीवन का आधार है, कर्म ही इस जीवन को गतिशील बनाती है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा। किसी व्यक्ति को उसके कर्म से ज़्यादा ना तो कभी मिला है और ना ही मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपने कई बार ऐसे शब्द सुने होंगे, लेकिन हम आज इस वीडियो में उस प्रकार के कर्म की बात नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ बात करने वाले हैं सेंटेंस में यूज़ होने वाले कर्म के बारे में, जो किसी क्रिया के कर्म को डिनोट करता है। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। हम आज समझने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। हम इस वीडियो में एक वर्ब के ऑब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे, एक क्रिया के कर्म पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कर्म क्या है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है। इसे हम सबसे पहले परिभाषित करेंगे। जैसे द वर्ड इन अ सेंटेंस, द वर्ड इन अ सेंटेंस दैट bears the effect, bears the effect of a verb is called the object of the verb। अर्थात वाक्य में क्रिया का असर जिस शब्द पर पड़ता है या जिस पर कोई काम संपन्न होता है उसे उस क्रिया का कर्म बोलते हैं। The word in a sentence that bears the effect of a verb is called the object of the verb। अर्थात वाक्य में क्रिया का असर जिस शब्द पर पड़ता है या फिर जिस पर कोई काम संपन्न होता है उसे उस क्रिया का कर्म बोलते हैं या फिर कर्म कहते हैं। कर्म क्या होता है, तो कर्म को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। आप इसे जब तक नोट करें, हम इस पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आई बीट मोहन, आई बीट मोहन, मैंने मोहन को पीटा। आई मीन्स मैं, बीट मीन्स पीटा, मोहन, आई बीट मोहन, मैंने मोहन को पीटा। आई बीट मोहन, मैंने मोहन को पीटा। इस सेंटेंस में ये जो शब्द है, यह इस सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जिसके द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है, जिसके बारे में ये सेंटेंस लिखा गया है। और यहाँ ये जो शब्द है, यह काम को बता रहा है जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, इसीलिए ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ये वर्ब कौन सा वर्ब है, काम को बताने वाला वर्ब है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मेन वर्ब, यानी लेजिकल वर्ब या फिर मेन वर्ब बोलेंगे, जो कि मेन यही है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, इसलिए यह मेन वर्ब हो गया। लेकिन हम इस शब्द पर गौर करें तो ये है मोहन, आई बीट मोहन, मैंने मोहन को पीटा। यह वह शब्द है जिस पर इस काम को संपन्न किया गया है, यानी काम को किस पर संपन्न किया गया है, काम का असर किस पर हुआ है, काम के इफेक्ट को कौन बियर कर रहा है, तो ये है शब्द है जिस पर काम हो रहा है। इसने काम तो किया, ये सब्जेक्ट आई, काम तो किया, कौन सा काम किया, पीटने का काम किया, उसे पीटा। तो किसे पीटा, मोहन को पीटा, यानी काम का असर किस पर हुआ, मोहन पर हुआ। काम किस पर संपन्न हुआ, मोहन पे हुआ, इसीलिए जो मोहन शब्द है
जिस पर काम हुआ है वह शब्द इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट वह शब्द होता है जिस पर क्रिया का असर संपन्न होता है, यानी क्रिया का फल जिस पर उत्पन्न होता है, जिस पर पड़ता है, वही शब्द उस क्रिया का ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसीलिए यहाँ जो मोहन शब्द है, इस पर ही क्रिया का असर हो रहा है, इसी पर काम संपन्न हो रहा है, इसीलिए इस शब्द को हम क्या कहेंगे? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहेंगे। ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्रिया का होता है, कि कर्म जो होता है वो क्रिया का कर्म होता है, सब्जेक्ट का कर्म नहीं होता है। कर्म किसका होता है? वर्ब का कर्म होता है। वर्ब यानी ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। इसीलिए ये क्या हो गया? ये हो गया यहाँ ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया किसका? इस वर्ब का। इसे हम संक्षेप में ओ से लिखते हैं। क्या से? ओ से लिखते हैं। ध्यान रहे। तो इस प्रकार से आई बीट मोहन, मैंने मोहन को पीटा। तो इसमें काम का असर किस शब्द पे हुआ? मोहन पे हुआ। इसीलिए मोहन क्या हो गया? इस क्रिया का कर्म हो गया। जैसे कि यू टीच मी, यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते हो। यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते हो। यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते हो। तो इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। तो ये कौन सा शब्द हो गया? ये हो गया वर्ब हो गया, जो काम को बता रहा है। और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, जो कि जो काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। लेकिन काम किस पर हो रहा है? काम का असर किस पे हो रहा है? तो इस शब्द पर हो रहा है, यानी मी पर हो रहा है, मुझे, यानी मी पर हो रहा है। इसीलिए यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते हो। तो पढ़ाने का जो असर होता है किस पर होता है? मुझे पर होता है। इसीलिए ये जो शब्द हो गया इस सेंटेंस में क्या हो गया? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते हो। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का। जैसे कि शी इज रीडिंग अ बुक। शी इज रीडिंग अ बुक। शी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। शी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। तो इज रीडिंग, पढ़ रही है, इज रीडिंग, इसमें अगर हम देखें तो ये रीडिंग शब्द जो हो गया यहाँ से इज रीडिंग, यहाँ वर्ब का काम कर रहा है। और इस वर्ब में दो वर्ब है, एक ये वाला वर्ब और एक ये वाला वर्ब। ये जो है एक्शन के लिए है और ये है इसके लिए सहायक। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि रीड जो है एक लेजिकल वर्ब है, उसमें आईएनजी जोड़ करके रीडिंग शब्द बनाया गया। और रीडिंग शब्द अकेला रीडिंग शब्द एक्शन को डिनोट नहीं कर सकता, इसीलिए इसको सहायक क्रिया चाहिए। इसीलिए ये क्या कर रहा है? यहाँ इसको सपोर्ट यानी हेल्प कर रहा है एक्शन को शो कराने में। इसलिए ये जो हो गया हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब तो है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है। और ये अब इसकी सहायता से ये कार्य को शो करने में समर्थ है, इसीलिए ये कार्य को शो करेगा। और ये क्या कहलाएगा? ये मेन वर्ब कहलाएगा। तो इज रीडिंग, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए? ये दोनों के दोनों क्या हो गए? वर्ब हो गए, समझो। ठीक। इसके बाद ये क्या है? ये सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि काम तो इसी के द्वारा हो रहा है, यानी वाक्य तो इसी के बारे में लिखा है, इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ देखना है कि काम का असर किस पे हो रहा है, यानी काम किस पे संपन्न हो रहा है। शी इज रीडिंग अ बुक। शी तो काम करने वाला शब्द है, यानी सब्जेक्ट है। इज जो रीडिंग को सपोर्ट दे रहा है, ये मेन वर्ब है रीडिंग। लेकिन इसीलिए ये दोनों मिलकर के क्रिया हो गए, यानी वर्ब हो गए। लेकिन काम का असर किस पे हो रहा है? काम किस पर संपन्न हो रहा है? तो यही ना बचा, यहाँ से यहाँ ये दोनों बच गया। तो यही क्या है? यही है वो जिस पर काम का असर हो रहा है, यानी बुक पर हो रहा है। इसीलिए बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का। कौन से वर्ब? इसका कि इसका? दोनों का, क्योंकि यहाँ दोनों ही मिल करके एक काम को शो कर रहा है, इसलिए दोनों के दोनों क्या होंगे? वर्ब हो गए। अब इसमें दो को है, एक हेल्पिंग और एक मेन वर्ब, और ये इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो अब तो क्लियर हो गया ना? नहीं हुआ तो लो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आई गेव हिम अ पेन। आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक कलम दी। आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक कलम दी। आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक कलम दी। तो फिर से यहाँ एनालाइज करें तो ये क्या हो गया? ये हो गया वर्ब हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। ध्यान रहे सब्जेक्ट को हम एस से भी लिखते हैं।
आगे मैं यही बात बोलने वाला था, लेकिन यहीं पे अब बता देता हूँ। सब्जेक्ट को सेंटेंस में डिनोट करने के लिए एस भी यूज़ किया जाता है। एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब। आई गिव, मैंने उसे दिया। क्या दिया? एक कलम दिया। तो काम किस पर हुआ? अब यहाँ पे दो है, एक ये भी है और एक ये भी है। किस पर काम हुआ? आई गेव हिम अ पेन, आई गेव हिम अ पेन। तो हिम और अ पेन दो दो है। अब किसको इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलेंगे? तो यहाँ ये दोनों ही इस वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। ध्यान रहे, दोनों ही इस, क्योंकि काम का असर दोनों पे हो रहा है। थोड़ा सोचो किस प्रकार से, सोचिए, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हम पेन पर गौर करते हैं। पेन, ठीक ना। तो अगर मैं किसी को अगर कलम देता हूँ तो पहले मैं कलम उठाऊंगा या कलम को छूऊंगा, है ना। तो काम का असर तो कलम पे हुआ। फिर मैं उस किसी को दूंगा, तो जब मैं उसको दूंगा तो उस पर भी तो असर होगा ना, समझ में है। तो पेन पर भी हो रहा है और जिसको मैं दे रहा हूँ उस पर भी हो रहा है। इसीलिए यहाँ दोनों के दोनों शब्द यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रहे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कुछ बात समझ में आई? इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट तो होता ही होता है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और किसी में नहीं भी हो सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं वर्ब के, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें पता करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। तो ध्यान रहे कि क्रिया का असर डायरेक्ट जिस पर पड़ता है ना, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिस पर इनडायरेक्ट पड़ता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक ना। तो आप सोचो कि इन दोनों में जो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें से कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? गौर करो। नहीं समझ में आया? तो देखो कि डायरेक्ट यानी सबसे पहले आप डायरेक्ट किसको टच किए? पेन को ना, इसीलिए वो पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और बाद में जा करके आप इससे कनेक्ट हुए, इसीलिए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसीलिए ये जो ऑब्जेक्ट तो है ही, इसे कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसे कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एक बात समझ में आई कि वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिए थे उसमें एक ही एक ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है। ध्यान रहे, तो वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो चलो इस पे कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि शी टोल्ड मी अ स्टोरी, स्टोरी, शी टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। तो काम क्या हुआ? काम हुआ टोल्ड, यानी सुनाने का, बोलने का, बताने का। और शी जो है उस काम को करने वाली, यानी क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक। और फिर यहाँ पर ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो यहाँ फिर से एक ये है और एक ये है, और दोनों के दोनों ही इस वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें आप खोजो और पहचानो। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ गौर करो। अगर हम ऑब्जेक्ट का विश्लेषण करें तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले किस चीज़ को शुरू करता है? तो पहले स्टोरी को शुरू करता है ना। जिसको सुन करके मैं, जिसको मैं सुनूंगा, तो सबसे पहले कौन आया? स्टोरी। सब्जेक्ट के द्वारा सबसे पहले जो टर्म यूज़ किया गया वो क्या है? स्टोरी, यानी कहानी शुरू हुआ। सब्जेक्ट के द्वारा सबसे पहले कहानी शुरू हुआ, तब ना मुझे सुनाई देगा। इसीलिए डायरेक्ट किस पर हुआ? और स्टोरी पर। और इनडायरेक्ट कौन हो गया? ये हो गया। इसीलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हो गया? डायरेक्ट, डी फॉर डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हो गया? मी हो गया। समझ में आया? तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक द स्टोरी और एक मी। ये हो गया इस प्रकार से। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मिस्टर वासु, मिस्टर वासु टीचर्स अस इंग्लिश, इंग्लिश। मिस्टर वासु टीचर्स अस इंग्लिश। तो अगर हम यहाँ देखें, मिस्टर वासु टीचर्स अस इंग्लिश, मिस्टर वासु हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मिस्टर वासु हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का, टीचर्स। तो ये जो क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। फिर काम कौन कर रहा है? मिस्टर वासु, इसीलिए ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक अस और एक इंग्लिश। इसमें एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो अब आप सोचिए क्या? अब आप सोचिए
कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की विश्लेषण करें तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप यह सोचो कि जो सब्जेक्ट है वो क्रिया को डायरेक्ट किस पर अप्लाई करता है, किस पर। अगर वो यहाँ काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, तो पढ़ाने का जो काम होता है किस पर अप्लाई, सबसे पहले किस पर अप्लाई होगा, तो आप देखोगे कि इंग्लिश पर, क्योंकि इंग्लिश अगर पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश को पहले टच किया जाएगा, है ना, किसी प्रकार से पहले इंग्लिश को टच किया जाएगा, तब ना उसका असर पढ़ने वाले पर होगा। तो डायरेक्ट कौन हो गया, इंग्लिश। इसीलिए ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद इस पर असर हो रहा है, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझ में आया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप कैसे पहचानोगे, ठीक ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जिस पर क्रिया का डायरेक्ट असर पड़ता है, ठीक। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो इनडायरेक्टली उस पर असर पड़ता है, ठीक। इसकी पहचान ये है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान ये है कि ये हमेशा एक निर्जीव वस्तु होगा, हमेशा एक निर्जीव वस्तु होगा। कोई भी निर्जीव वस्तु जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक ना। और कोई भी सजीव वस्तु जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखो, यह एक निर्जीव वस्तु है पेन, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखो, यह सजीव, ये किसी इंसान के लिए यूज़ किया जाता है हिम, इसीलिए सजीव हो गया और ये निर्जीव हो गया। यानी लिविंग और नॉन लिविंग का चक्कर है, समझे। जो ऑब्जेक्ट लिविंग है ना, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये पहचान है, ये फिक्स है। हर सेंटेंस में, अगर जिस सेंटेंस में भी अगर दो ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं उसमें नॉन लिविंग हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और लिविंग जो होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आप यहाँ देख सकते हैं ना कि पेन एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग है इसीलिए ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और लिविंग थिंग होने और लिविंग थिंग जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, समझे ना। यहाँ स्पष्ट हो जाएगा, सेंटेंस में आप खोजोगे ना तो ये स्पष्ट हो जाएगा, ठीक ना, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। इसमें भी अगर हम देखें, शी टोल्ड मी अ स्टोरी, स्टोरी एक नॉन लिविंग थिंग, लेकिन मी मुझे, यानी कोई इंसान, लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और लिविंग थिंग जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक। फिर इसमें भी अगर देखें, मिस्टर वासु टीचर्स अस इंग्लिश, तो इसमें भी इंग्लिश जो है नॉन लिविंग चीज़ है और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अस किसके लिए यूज़ किया जाता है, हमारे लिए। अस मीन्स हम या हम लोग, तो हम लोग तो सजीव ही होंगे ना, इसीलिए ये सजीव हो गया, यानी लिविंग थिंग, और ये नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे, नॉन लिविंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या करता है, फिर ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। फिर से आज की स्टडी को समराइज़ कर लेते हैं। हमने आज क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसे परिभाषा से हमने देखा कि ऑब्जेक्ट वह शब्द होता है जिस पर क्रिया का असर पड़ता है, ठीक। फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर क्रिया का डायरेक्ट असर पड़ता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर क्रिया का इनडायरेक्ट असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर जो नॉन लिविंग थिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, और जो लिविंग थिंग है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है? क्या क्या किसी ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता? इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है, ठीक। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।